दोस्तों, इस कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट में एक गुजराती माँ बेटी की क्रूरता से हत्या की जाती है और पुलिस को क्यों शक था कि ये काम परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चंपाबहन और अनीता की हत्या हुई तब जय पटेल कहाँ पर था और क्यों शक की सुई बार बार उसकी तरफ जा रही थी। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक कमेंट में दी गई है, जहां पर से आप इस कहानी के पहले एपिसोड में क्या कुछ हुआ था वो सब जान सकते हैं। ये केस में जतिन उर्फ जय का कोई रोल हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए चंपाबहन और अनीता के पति की पूछताछ हुई थी। हालांकि मृतक के परिवार में से किसी ने भी शुरुआत के समय में जतिन पर शक नहीं जताया था। दूसरी ओर हत्या के 4 दिन तक जतिन पुलिस के साथ ही रहा था और हर संभव मदद भी कर रहा था। पुलिस को जतिन पर शक तो था, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस दौरान इस डबल मर्डर के 1.25 महीने बाद पुलिस और एक स्थानिक अखबार को बेनामी लेटर मिला था। लेटर लिखने वाले का दावा था कि उसे चंपाबहन और अनीता की हत्या की $10,000 में सुपारी दी गई थी और काम खत्म होने के बाद भी उसे पूरा पेमेंट नहीं मिला। इस लेटर में ऐसा भी दावा किया गया था कि चंपाबहन और अनीता की सुपारी देने वाली उन्हीं के परिवार की 30 साल की एक महिला थी। पुलिस ने ये लेटर लिखने वाले को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत की थी, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। आखिरकार पुलिस ने ये कहा था कि इस लेटर का उद्देश्य तहकीकात को गलत रास्ते पर ले जाने का था और इसी वजह से इस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया गया था। आखिरकार अगस्त 1996 में इस केस में FBI की एंट्री होती है। पुलिस की लिस्ट में जो भी शकमंद थे उनकी क्रिमिनल प्रोफाइल बनाने का काम शुरू किया जाता है और बिहेवियरल क्राइम एनालिस्ट इस अंजाम पर पहुंचते हैं कि चंपाबहन और अनीता का मर्डर पटेल परिवार के ही किसी सदस्य ने किया है। हालांकि अलग अलग थियरीज और एंगल से तहकीकात करने के बाद भी हत्यारे तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी कड़ी पुलिस और FBI को नहीं मिल रही थी। सितंबर 1996 में इस केस में एक नई विटनेस सामने आई थी। ये महिला विटनेस 21 मार्च 1996 के दिन ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में ही थी और उसने अनीता की वैन लेकर चर्च में आए एक व्यक्ति को देखा था। महिला का कहना था कि वैन चलाने वाले की हाइट तकरीबन 5.5 फीट थी और उस व्यक्ति ने डार्क कलर के कपड़े पहने थे। उस वैन के बगल में ही एक कार आकर खड़ी रही थी, जिसमें से एक महिला बाहर आई थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। चंपाबहन और अनीता का मर्डर करने के बाद हत्यारा अनीता की वैन लेकर भागा था और यही वैन पुलिस को ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च से मिली थी। उस वैन और उसे चलाने वाले व्यक्ति का वर्णन सुनकर पुलिस को चंपाबहन के बेटे जतिन पर जो शक था वो यकीन में बदलते हुए दिख रहा था। इतना ही नहीं, सवाल ये भी था कि जिस कार में हत्यारा भागा था शायद वो कार जतिन की पत्नी चर्च में लेकर आई थी और उसके साथ जो बच्चा था वो जतिन और उसकी पत्नी का ही था। हालांकि उस महिला गवाह पर पुलिस को कुछ बातों को लेकर शक भी हो रहा था। पहला सवाल ये था कि पूरे शहर में चर्चास्पद बन चुके इस केस की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी होने के बाद भी इस महिला ने पुलिस का संपर्क करने में 6 महीने क्यों लगा दिए और 6 महीने के बाद भी उसे सब कुछ इतना डिटेल में कैसे याद था। खैर, ये महत्वपूर्ण गवाह मिलने के बाद भी पुलिस जतिन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई थी। कनेक्टिकट के विंडसर शहर के सबसे पेचीदा बन चुके इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस और FBI काफी पसीना बहा चुके थे और उनके पास कई सारे तथ्य और कड़ियां भी थी, पर एक सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था और इसी कारण से इन्वेस्टिगेशन की पूरी चेन पूरी नहीं हो पा रही थी। विंडसर शहर के तत्कालीन पुलिस चीफ केविन सेयरलेस का मानना था कि पटेल फैमिली में कोई तो ऐसा है कि जो पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है। दिसंबर 1996 में अमेरिका के विख्यात फॉरेंसिक एक्सपर्ट हेनरी ली को भी इस केस की तहकीकात में इन्वॉल्व किया गया था। पुलिस ने उस वक्त ये भी बताया था कि पटेल फैमिली के 2 सदस्य पुलिस को सहकार नहीं दे रहे हैं, पर उन 2 सदस्यों की कोई भी जानकारी पुलिस ने कभी भी सार्वजनिक नहीं की थी।
पुलिस और एफबीआई जल्दबाजी में कोई गलती करना नहीं चाहते थे। उन्हें हत्यारे को पकड़ने से ज्यादा दिलचस्पी उस पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो सके ऐसे सबूत जुटाने में थी। बस इसी चक्कर में 1 साल के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। एक और पुलिस के किसी भी प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही थी, तो दूसरी ओर अपनी मां की मौत के 1 साल बाद भी अनीता की बेटी निशा इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 विटनेसेस के स्टेटमेंट सार्वजनिक किए थे, जिसमें एक विटनेस ने यह दावा किया था कि उसने 21 मार्च 1996 को सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच एक स्कूल बस से उतरे किसी अनजान शख्स को चंपाबेन के घर की तरफ जाते हुए देखा था। इसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और दूसरे विटनेस ने भी इस बात की पुष्टि की थी। और तब पुलिस ने यह दावा भी किया था कि हत्यारा सिर्फ चंपाबेन को मारने के लिए आया था, पर क्राइम सीन पर अचानक अनीता की एंट्री होने से उसकी भी हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद पुलिस और अखबारों को जो लेटर मिले थे वो किसी और ने नहीं पर खुद हत्यारे ने ही लिखे थे, इस बात की भी पुष्टि की गई थी। 1998 में भी पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी, पर इसी दौरान जतिन के खिलाफ उसके पिता, एक बहन और बहनोई ने $93 लाख की डिमांड के साथ एक लॉसूट फाइल किया था। पुलिस ने कभी भी जतिन को आरोपी नहीं बनाया था, पर उसके परिवारजनों को शंका थी कि जतिन ने ही चंपाबेन और अनीता की हत्या की है। अनीता के पति का दावा था कि पैसों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। उन्होंने एक समय पर आपस में इस बात को निपटाने की प्रयास किए थे, पर आखिरकार ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। जतिन पटेल काफी पढ़ा लिखा आदमी था। उसके पास एक अच्छी जॉब थी और वो गारंटेड रिटर्न्स नाम की एक कंपनी भी चलाया करता था। हालांकि 95 में जतिन को शेयर मार्केट में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उसने अपने 8 क्रेडिट कार्ड से $45,000 की लोन ले रखी थी और उसकी नेटवर्थ $3 लाख से कम होकर सीधे $32,000 पर आ गई थी। पुलिस को यह भी पता चला था कि जतिन उर्फ जय एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली एक एजेंसी का रेगुलर क्लाइंट था। हालांकि जतिन का यह दावा था कि वो खुद ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसी की रिसर्च के लिए वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई महिलाओं को मिला करता था। इन सबके अलावा एक और भी बात थी कि जो जतिन पर किसी को भी शक करने के लिए मजबूर करती थी। चंपाबेन का मर्डर हुआ उससे पहले उन्होंने बेटे जतिन का नाम अपनी प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी से हटाने के प्रयास किए थे। हालांकि ऐसा कुछ हो पाए उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। बेटे से दूरी बनाए रखने के लिए चंपाबेन ने अपनी एक और बेटी पारुल के नाम पर $90,000 के ट्रेजरी बॉन्ड भी खरीदे थे। इतना ही नहीं, चंपाबेन और अनीता का मर्डर हुआ तब जतिन कहाँ था और क्या कर रहा था, ये बात भी काफी शंकास्पद थी। जतिन ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उसका ये दावा था कि 21 मार्च 1996 के दिन सुबह 5:45 बजे वो उठा था और ब्रेकफास्ट के लिए मैकडॉनल्ड्स गया था। ब्रेकफास्ट के बाद वो एक सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में बैठा अपनी कार के अंदर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दूसरी ओर जतिन के पिता मंजीभाई पटेल ने पुलिस को ऐसा बताया था कि 19 मार्च 1996 के दिन जतिन ने उनसे पूछा था कि अनीता अपने बच्चों को लेकर कौन से दिन और समय पर घर आती है। मतलब कि चंपाबेन और अनीता की हत्या हुई उसके 2 दिन पहले ही जतिन ने अनीता के घर आने का समय और दिन जान लिए थे। पुलिस ने क्राइम सीन पर जो तहकीकात की थी उसमें भी उसे कुछ सुराग ऐसे मिले थे कि जो हत्यारा अंदर का ही कोई व्यक्ति हो उस तरफ इशारा कर रहे थे। चंपाबेन और अनीता की बॉडी को जलाने के लिए उन पर जो पेट्रोल छिड़का गया था वो घर के गराज में पड़े एक कैन से लाया गया था और वो कैन किसी भी अनजान आदमी को जल्दी न मिल पाए ऐसी जगह पर रखा गया था। चंपाबेन और अनीता के मुंह पर जो टेप लगाई गई थी वो भी गराज से ही लाई गई थी और उसे वापस उसी जगह पर रखा गया था। हत्यारे ने घर में घुसने के लिए लॉक तोड़ा हो ऐसा भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला था। मतलब कि हो सकता है कि हत्यारे को चंपाबेन पहचान दी थी और उन्होंने ही दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर आने दिया था। पुलिस ने जतिन और उसकी पत्नी सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाए थे,
जिसमें ये दोनों फेल हुए थे, पर पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में वैलिड न होने की वजह से पुलिस उसके आधार पर जतिन और उसकी पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई थी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जतिन का अपनी ऑफिस में किस प्रकार का बर्ताव था, ये जानने के लिए भी पुलिस ने उसके सहकर्मियों की भी पूछताछ की थी, पर उनका ये कहना था कि जतिन उस दिन बिल्कुल नॉर्मल था और जतिन के कपड़ों से पेट्रोल की बदबू भी नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि जब जतिन को फोन पर उसकी माता और बहन की हत्या की जानकारी दी गई तब वो कांप रहा था। मतलब कि पुलिस के पास जतिन को अरेस्ट किया जा सके ऐसा कोई भी सबूत नहीं था, पर चंपाबेन के पति, एक बेटी और उनके दामाद को जतिन पर ही शक था। परिवारजनों ने केस किया तब भी जतिन काफी गुस्से में था, पर उनसे ज्यादा गुस्सा जतिन को पुलिस पर आ रहा था। जतिन का दावा था कि हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस ने ही परिवारजनों को उसके खिलाफ उकसाया है। जतिन ने कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की थी उसमें भी उसने यही दावा किया था कि चंपाबेन और अनीता के मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही इस केस में उसका कोई रोल है। समय के चलते जतिन भी कनेक्टिकट छोड़ टेनेसी मूव हो गया था और चंपाबेन के पति भी अमेरिका छोड़ इंडिया वापस चले गए थे। इस दौरान साल 1999 में जतिन ने चंपाबेन के इंश्योरेंस में से $2 लाख जितनी रकम अपने पिता को देने की तैयारी दिखाने के बाद आखिरकार इस फैमिली में जो लीगल फाइट शुरू हुई थी उसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया था। परिवारजनों के सामने चल रही लीगल फाइट खत्म होने के बाद जतिन पटेल ने 1999 में ही विंडसर पुलिस के तत्कालीन चीफ और इस केस की मुख्य डिटेक्टिव डेब्रा स्वैनसन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। जतिन का दावा था कि पुलिस अधिकारियों की वजह से उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो गई है और उसकी प्रतिष्ठा को भी काफी हानि पहुंची है। इतना ही नहीं, जतिन ने अपने सिविल राइट्स और प्राइवेसी के भंग का भी आरोप लगाते हुए ऐसा दावा किया था कि पुलिस ने उसे फंसाने और प्रेशर बनाने के लिए फर्जी सबूत खड़े किए हैं और उसके परिवारजनों को उसके खिलाफ भड़काया गया था। जतिन पटेल और विंडसर पुलिस के बीच की लड़ाई कोर्ट में 7 साल तक चली थी और आखिरकार फेडरल कोर्ट ने जतिन पटेल के द्वारा पुलिस पर लगाए गए सभी आरोपों को रद्द कर दिया था और जतिन ने भी इस फैसले के खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की थी। चंपाबेन और अनीता के मर्डर के 12 साल बाद कनेक्टिकट पुलिस के कोल्ड केस यूनिट ने इस मामले की तहकीकात फिर शुरू की थी और नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से इस केस के डीएनए सैंपल्स की भी प्रोफाइलिंग की गई थी। पुलिस को जो लेटर मिला था उस पर मिली फिंगरप्रिंट का भी एनालिसिस हुआ था, पर वो डीएनए सैंपल चंपाबेन और अनीता के किसी भी परिवारजन से मैच नहीं हुए थे। हालांकि कनेक्टिकट के ही न्यू हेवन सिटी में एक महिला पर अटैक कर उसे लूटने के एक मामले में मिले डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट के साथ चंपाबेन के कथित हत्यारे ने पुलिस को भेजे लेटर पर मिले फिंगरप्रिंट मैच हुए थे, पर उससे भी हत्यारे तक पहुंचा नहीं जा सका था। चंपाबेन और अनीता के मर्डर को आज 30 साल जितना समय हो चुका है। 2006 में कनेक्टिकट के गवर्नर ने अपराधी तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम देने की घोषणा की थी, पर कातिल आज तक फरार है। वो जिंदा भी होगा या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। हत्यारे को अपनी आंखों से देखने वाली इस केस की एकमात्र विटनेस और अनीता की बेटी निशा भी अब 35 साल की हो चुकी होगी, पर शायद वो अपनी माँ के मौत के सदमे से आज भी बाहर नहीं आ पाई होगी और जय का क्या हुआ इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, चंपाबेन और अनीता की हत्या की ये दिल दहला देने वाली कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कहाँ से हैं ये भी अगर आप लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ऐसी एक और रियल लाइफ स्टोरी के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए TGI और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।